हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टाइम पे हम लोग कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको कर रहे हैं। तो आज हम चलो देखते हैं कि आज हम कौन सा सेट करने वाले हैं। बाकी क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है कि क्लास आपकी डेली जो है 11 बजे होती है, और आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिए तब तक अपने दोस्तों में, यानी जो लोग भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपके क्लास को जो है शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है और हम आपका टाइम बिल्कुल भी जो है बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि आज हम कौन सा पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो पेपर होगा ये कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन का कौन सा है, 23 तारीख को जो हुआ था, 23/2/2024 को सेकंड शिफ्ट में, और 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच जो पेपर हुआ था उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पेपर हो गया, और बाकी आप क्लास को शेयर कर दीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है यहाँ पर कि इसका हमें मान बताना है। ठीक है, इसका अगर हमें मान बताना है तो अगर कभी भी कोई भी संख्या है उसके ऊपर बार लगा हुआ दशमलव में है तो हम उसका दशमलव हटाने के लिए उस संख्या को लिखते हैं, उसके नीचे हम लिख देते हैं 9, मतलब ये 5/9 हो जाएगा। और जो प्लस के बाद में जो 0.3 बार है ये हो जाएगा 3/9। दोनों को जोड़ लोगे, हर बराबर अंश को जोड़ेंगे, 5 और 3 हो जाएगा 8/9 हमारा आंसर आएगा। 8/9 मतलब दूसरे ऑप्शन में जो हमको दिया गया है यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करा एक विक्रेता जो है अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है ये हमें बताना है। यानी कि सबसे पहले उसका जो सीपी होगा वो 100 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में अंकित मूल्य जो उस कितना लिखेगा, 40% ज़्यादा लिखेगा, 100 से 40% ज़्यादा कितना होगा, 140 रुपये हो जाएगा। इतना रुपये लिख देगा और फिर वो डिस्काउंट देगा 30% की, मतलब छूट देगा, फिर हमें मिलेगा उसका सेलिंग प्राइस। 140 रुपये पर अगर वो 30% की छूट देता है तो 140 का 30% निकाल लेते हैं। 140 का 30% कितना आएगा, 42 रुपये आएगा। ठीक है, 140 का जो 30% आएगा वो 42 आएगा, 0 से 0 पूरा कटेगा, 4 42, मतलब ये इस पर 42 रुपये की छूट देगा। अगर ये 42 रुपये की छूट दे देता है तो कितने का सामान हो जाएगा, 98 रुपये का बेचना पड़ेगा उसको। अगर 100 रुपये का उसने सामान खरीदा है और 98 रुपये का बेच रहा है तो क्या होगा, उसको घाटा होगा 2 रुपये का, और 2 रुपये का घाटा होगा। 100 पर जितना रुपये घाटा होता है उतना ही परसेंट भी होता है, मतलब 2% का उसका लॉस हो जाएगा। 2% लॉस हो जाएगा। हमें यहाँ पर जो है हानि प्रतिशत ही पूछा गया है, तो प्रतिशत हानि कितनी है, 2% की, मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा इसका। चलो एक अगला क्वेश्चन है, इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और अगर उसे 46 अंक मिलते तब भी वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें बताना है। यानी कि कह रहा है कि अगर उसको 21% नंबर मिले हैं तो फिर उसको और कितने नंबर चाहिए थे, 25 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, इसमें 25 नंबर और जोड़ दो। और दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर उसे 46% नंबर मिलते, अगर उसको 46% नंबर मिलते तब भी उसे कितने नंबर से फेल होता हो, 5 नंबर से, मतलब 5 नंबर अगर उसको और मिलते तभी वो जा करके फिर पास हो पाता। मतलब ये दोनों कंडीशन जो है एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, बराबर इन द सेंस का मतलब जो है ये जो कंडीशन दी गई है ये बराबर है, मतलब ये डाटा को आप बराबर मत मान लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करो, आप परसेंटेज वाले को एक तरफ कर लो, जो रियल वैल्यू है उनको एक तरफ कर लो। इस 5 को इधर ले आएंगे, 25 में से 5 घटेगा तो 20 आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पर चलो एरो लगाते हैं ऐसे करके, बराबर ना करके। और ये कितना होगा, 46% में से 21% घट जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 25%। मतलब 25% की जो वैल्यू है वो 20 रुपये है या 20 अंक है जो भी। तो हमसे पूछा गया अधिकतम अंक होता है 100%, 25% की वैल्यू 20 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो कितना मिलेगा हमारा, 20 चौक 80, क्योंकि 2500 का 100 होता है, 20 चौक 80 हो जाएगा। तो यही टोटल क्या हो जाएगा, हमारा अधिकतम अंक हो जाएगा परीक्षा का। तो परीक्षा का जो अधिकतम अंक है, मतलब जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, वो 80 अंक है। ठीक है, या 80 नंबर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। यहाँ पर करा कि अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत कितना है ये बताना है। अंकित मूल्य मतलब एमपी का 1/4 का 1/4 मतलब गुणे 1/4 हो जाएगा,
बराबर विक्रय मूल्य का 2/3 मतलब सेलिंग प्राइस का 2/3, ये है बराबर। इस एसपी को इधर ले आओगे या फिर देखो तिरछा गुणा कर दो तो ये पूरा कितना बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मान लो, या फिर देखो सीधा 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर लेकर जाओ, एसपी को नीचे ले आओ बस। तो ऐसे कर दो आप, एमपी और बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 2 में गुणा हो जाएगा, ये 8/3 बन जाएगा। मतलब अंकित मूल्य 8 रुपये है तो विक्रय मूल्य 3 रुपये है, मतलब 5 रुपये कम में बेच रहा है ये। 5 रुपये कम में बेचने का मतलब 5 रुपये छूट दे रहा है कितने रुपये पर, 8 रुपये पर। और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से यहाँ पर गुणा करके सॉल्व कर लो इसको। 8 से 100 को काटेंगे तो आएगा 12.5। 12.5 को आप 5 से गुणा कर दो, 12 पंचे 60 और 55 25, मतलब 62.5% आ जाएगा। 62.5% आ जाएगा, जो कि हमें चौथे ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। चलो इसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का, इसको हमें सॉल्व करना है। ये पूरा जो है इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। तो देखो कभी भी अगर ऐसे सही बट्टे में आपको संख्याएं मिल जाए तो आपको यहाँ पर जो आगे के अंक दिए गए होते हैं इनको जोड़ लो। ये 11, 12, 13 और 14 इनको पहले जोड़ लो आप। 11, 12, 13 और 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 और 4, यानी कि यहाँ पर जो है 50 हो जाएगा। ये पूरा हमारा कितना बन जाएगा, 50। और 1/2 कितना बार है, 4 बार है। अगर 4 बार आप आधे आधे को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 हमारा और हो जाएगा, मतलब 50 और 2 52 बन जाएगा। 50 और 2 52 हो जाएगा। तो 52 हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 8 से विभाज्य नहीं है। देखो नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 8 से विभाज्यता के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो बनी संख्या होती है वो 8 से कट जाए तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा कितना है, 0, 32 है। 0, 32 का मतलब 0 तो छोड़ दो, अब 32 में जो है 8 से भाग चला जाता है, मतलब ये संख्या जो है 8 से कट जाएगी। इसमें देखोगे, देखो 968 है। 9 अगर इसको 8 से काटेंगे तो 8 के 8 1 9 हो जाएगा, फिर 16 8 दूनी 16, 8 के 8 ये भी कट जाएगा 8 से। यहाँ पर लास्ट में 3 अंक 896 है। अगर इसको आप काटोगे तो 8 के 8 फिर 8 के 8 और 1 बचेगा, 8 दूनी 16 ये भी कट जा रहा है। अगर तीनों कट गए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही फिर नहीं कटेगा। जब तीनों कट गए तो ये नहीं कटेगा। चेक भी कर लेते हैं, देखो 044, क्योंकि 6 को आगे छोड़ दो, लास्ट के 3 अंक क्या है, यही तो है 044। इसको अगर आप डिवाइड करो तो 44 जो है 8 से नहीं कटता है। 44 जो है 8 से नहीं, क्योंकि 0 का कोई मतलब है नहीं और 44 8 से कटता नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है। ठीक है, मतलब 60 44 जो है 8 से विभाजित नहीं होगा। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि पंकज ने जो है 2 बाइकें खरीदी। इसने 2 बाइक खरीदी और पहली बाइक जो है 24,000 रुपये में और दूसरी बाइक 20,000 रुपये में। उसने कहा पहली बाइक पर 20% लाभ पर और दूसरी बाइक को 30% की हानि पर बेचा। कुल लाभ या हानि कितना है। देखो 24,000 रुपये जो है पहली बाइक का क्रय मूल्य था और 20% का लाभ हुआ। 24,000 का अगर आप 20% निकालोगे, 24 दूना 48, मतलब 4800 का प्रॉफिट हो जाएगा। 4800 का प्रॉफिट मतलब प्लस 4800 कर लो। और दूसरी बाइक जो है 20,000 रुपये की थी, इस पर जो है 30% की हानि हो रही है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो 20,000 का अगर 30% निकालोगे तो आएगा 6,000। 20 या 60 होता है, ये जाएगा 6,000। तो 6,000 रुपये का यहाँ पर जो है घाटा हो जाएगा। 4800 का एक बार फायदा हुआ, एक बार 6,000 का घाटा हुआ, तो टोटल क्या होगा, टोटल तो उसको 1200 का घाटा ही हो रहा है ना, क्योंकि 4800 का फायदा हुआ, उसके बाद में 6,000 का घाटा हो गया। तो 4800 तो पहले बराबर हो गया उसका, उसके बाद में जो 1200 एक्स्ट्रा बचा वो क्या है, वो तो अभी घाटे में है, वो तो लॉस में ही है। तो 1200 रुपये यहाँ पर क्या हो जा रहा है उसका, यानी कि इसको एक तरीके से जोड़ लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1200 रुपये जो है लॉस में आ रहे हैं उसके, तो उसको क्या हो रहे हैं, 1200 रुपये लॉस में हो रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लो भी आप कोई सामान खरीद के लेकर के आओ, मान लो 100 रुपये के आप 2 गेंद कुछ भी खरीद के लेकर के आते हो, 2 गेंदे मान लो खरीद करके लेकर के आते हो, और एक को आप कहो कि हम एक को जो है 140 रुपये में बेच देंगे और कदो दूसरे वाले को हम 30 रुपये में बेच देंगे। तो 30 रुपये में अगर बेचोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर घाटा हो रहा है 70 रुपये का, यहाँ पर फायदा हो रहा है 40 रुपये का। तो आपका घाटा ही तो होगा टोटल, क्योंकि आपने टोटल लगाया था 200 रुपये और आपको मिले कितने, 140 और 30 जोड़ोगे तो कितने मिले, 170 रुपये मिले। यहाँ पर आपका घाटा ही तो हो रहा है 30 रुपये का, यहाँ पर लॉस ही तो हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम 8 नंबर का। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया तो हानि प्रतिशत कितना है। यानी कि ये हमारा जो है विक्रय मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है। यानी कि 11 रुपये के सामान को 7 रुपये में बेच दिया गया, तो 4 रुपये का घाटा हो गया कितने पर, 11 रुपये पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके सॉल्व कर लो। 4 को 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400/11%। इसको आप सॉल्व करोगे, 11×3=33। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना बचेगा 7, तो 70 में 11×66 3 दशमलव यानी 36 दशमलव, फिर से जो है 66 के बाद में 4 बचेगा तो फिर से 36 यानी 36.36% आ जाएगा। ये ऐसे 36 आता रहेगा, तो हम केवल 2 अंक लेते हैं दशमलव के बाद में। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर का। यहाँ पर कहा कि 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 5:7 है। यानी कि पानी का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क, इन दोनों का जो अनुपात है 5:7 है। और इन दोनों को आप जोड़ोगे 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 का मान हमें कितना दिया गया, 120 लीटर दिया गया। एक का मान कितना आएगा, 10 लीटर। मतलब यहाँ पर जो पानी है कितना है, 50 लीटर है, दूध जो है 70 लीटर है। ये हमें मिल गया। अब करा इनके अनुपात को जो है, इसके अनुपात को जो है 1:1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। यानी कि यहाँ पर जो है जो 70 है ये तो यही रहेगा, ठीक है, ये तो यही रहेगा। इसमें करा कितना पानी मिला दिया जाए, इनका अनुपात 1:1 बने। अगर अनुपात को 1:1 करना है मतलब कि 1:1 का मतलब कि जितना दूध उतना पानी। तो अगर दूध 70 है तो पानी को भी 70 करना पड़ेगा। पानी को 70 करने के लिए 50 में हमें कितना मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, 20 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि जो गौरव है, गौरव जो है शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एक गौरव हो गया और शंभू हो गया। कह रहा है गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। शंभू की क्षमता अगर 1 होगी तो गौरव की क्षमता 4 हो जाएगी। उसके बाद में फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि गौरव एक काम को पूरा करने में शंभू से इतना दिन कम लेता है। यानी शंभू अगर काम को x दिन में करता है तो गौरव कितना दिन में करेगा, x से 67.5 दिन कम में करेगा, इतने दिन में करेगा। ये इनकी क्षमता हो गई, ये इनके दिन हो गए। क्षमता को दिन से गुणा करके पूरा काम मिलता है। 4 को इधर गुणा करवा दो तो ये बन जाएगा 4x माइनस 67.5 को 4 से गुणा करवाएंगे, 4 24 मतलब 240 हो जाएगा। और 4 से 28 और 4 पंचे 20 यानी 4 से 28 2 30, 240 में 30 जोड़ लेंगे, ये बन जाएगा 270। और बराबर यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो x आएगा। 270 को इधर ले जाओ, x को ले जाके इधर घटा दो, मतलब 3x बराबर 270 बनेगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। x का मान हमारा जो है 90 मिल जाएगा। मतलब कि जो ये है कौन, ये s से कौन है, s से शंभू है। यानी कि जो शंभू है ये काम को कितना दिन में कर सकता है, ये काम को जो है 90 दिन में कर सकता है। शंभू की क्षमता 1 है, काम को 90 दिन में कर सकता है। तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 90 गुणा 1 मतलब 90 काम हो जाएगा। करा इसको अगर ये दोनों करे तो काम कितना दिन में खत्म होगा, दोनों की क्षमता कितनी होगी, 4 और 1 5 हो जाएगी। मतलब 5 से डिवाइड कर दो, 90 को 5 से डिवाइड करोगे 18 दिन आंसर आएगा। 18 दिन आंसर आएगा। हमें तीसरे ऑप्शन में 18 दिन दिया गया है। चलो भाई, इसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, करा कि 70,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच जो है क्रमशः 6, 7, 9 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पर तो राजा राम मोहन राय को जो है 3 नाम में डिवाइड कर दिया इन्होंने, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इसको जो है इस अनुपात में बांटना है। तो 6, 7, 13 और 9 22, मतलब कि 22 अनुपात टोटल हो रहा है। इसी का मान कितना दिया गया, 70,600 रुपये दिया गया। यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालोगे तो 22 8 176 होता है, मतलब ये 800 बन जाएगा। 1 का मान 800। हमसे मोहन का हिस्सा पूछा गया, मोहन सबसे पीछे है। ये देखो, सबसे पहले राजा दिया गया, फिर राम दिया गया, फिर मोहन दिया गया। यहाँ पर क्रमशः लिखा है, मतलब सीरियल से ही है। तो मोहन सबसे पीछे मतलब 9। 1 का मान 800 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 8 7200 होता है। तो 7200 रुपये आंसर हो जाएगा। हमारे दूसरा ऑप्शन में दिया गया, मतलब मोहन को जो है इसमें से 7200 रुपये मिलेंगे। इसके बाद में फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का।
12 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण जो है 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण और गुणे दूसरा विकर्ण। इसको सॉल्व करोगे 2 से मान लो 10 को काट दो 5 बार में, 5 को 30 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा। दोनों सेंटीमीटर में थे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर मूल्यांकन करने का मतलब सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 14 माइनस 3 और गुणे 5 और 2 जोड़ लो तो 7 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करोगे 14 माइनस 7 को 3 से गुणा कर देंगे 21/4 आ जाएगा, बटे 1 है तिरछा गुणा कर दो 14 चौको 56 माइनस 21 बटे में 4। 56 में से 21 घटाएंगे 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा और 5 में से 2 जाएगा 3 मतलब 35/4 बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो मतलब डिवाइड कर दो, 4 8 32 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 से 28 2 30 4 5 20 मतलब 8.75% नहीं है सॉरी 8.75 हमारा आंसर आएगा। हमें दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर जो है दिया गया है। यानी कि हर क्वेश्चन परसेंटेज से करते करते यहाँ पर भी ये आदत पड़ गई, कभी भी अगर डिवाइड करना है तो परसेंटेज लगा दो, नहीं ये ऐसे गलती नहीं करनी है, ठीक है। मान लो हमसे यहाँ पर हो गया लेकिन तुरंत याद भी आ गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखो बीच बीच में जो है क्लास को थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दिया करो, अगर जितने लोग बीच में जुड़े हैं या अगर मान लो बीच में आ रहे हैं क्लास को देखने और अभी आप लोग क्लास से जुड़ ही रहे हैं तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। उसके बाद में फिर बाकी जो है क्लास यहाँ पर मान लो क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं और अगर आप जो है मतलब 11 बजे नहीं देख पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास जो है पूरी सेशन पर मतलब चैनल पर रहती है, तो आप उसको कभी भी जो है बाद में देख सकते हैं। लेकिन प्रयास ये करो कि जिस दिन क्लास होती है उसी डेट में देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट डेट के लिए मत रखा करो, क्योंकि नेक्स्ट डेट के लिए रखोगे एक क्लास फिर और आ जाएगी, उसके बाद में क्लासेस की संख्या बढ़ जाएगी और आपके ऊपर जो है प्रेशर आ जाएगा। यहाँ मेरे पास तो अब 2 क्लास हो गई, 2 क्लास देखना है मतलब अगर एक क्लास आधे घंटे की 2 क्लास में हमें 1 घंटे का समय जो है देना पड़ेगा। यानी जो हम 20 क्वेश्चन करते थे वहाँ पर हमें 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है मत रखा करो पेंडिंग में कोई भी चीज़, ठीक है। क्योंकि पेंडिंग में रखने का मतलब कि भी उस तरीके से मुझे भी पेंडिंग में रखना होता तो हम भी जो है आपको एक ही दिन में जो है 4 5 6 क्लास दे देते। उसके बाद फिर आप ये कहते खाते रहो, ठीक है आप लोग पढ़ते रहो। मान लो जैसे हम 20 क्वेश्चन बना रहे हैं वैसे हम सीधा 100 क्वेश्चन बना के एक ही वीडियो में बना देते, जो भी लगता जो है 1.5 से 2 घंटे उसमें बना देते। उसके बाद में आप लोगों से कहते कि पूरा जो है क्लास को देख लेना। लेकिन ये नहीं सही है, छोटी छोटी जो क्लासेस रहेंगी उनको सॉल्व करवाना भी आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए भी आसान रहेगा। छोटा छोटा टास्क मिलता जाएगा और आप लोग उसको कंप्लीट करते जाओगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन ऐसे देखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमें बर्बाद करना है नहीं। यहाँ पर 3 संख्याएं जो है एक्स वाई जेड का औसत 54 है। करा एक्स जो है वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है और उसके बाद में क्या कर रहा है कि वाई जो है वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है ये हमें बताना है। चलो पहले देखते हैं। यहाँ पर देखो कर तीनों का औसत 54 है, तो अगर तीनों का औसत अगर 54 है तीनों का योग कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 54 को 3 से गुणा कर दोगे तो 5 3 15 और 4 3 12 मतलब 162 आ जाएगा। हाँ यही बनेगा क्योंकि 5 3 15 होता 4 3 12 होता। एक्स वाई और जेड तीनों का योग कितना हो गया 162 हो गया। अब हमसे कह रहा है आगे कह रहा है एक्स जो है ये वाई और जेड के औसत से 10 ज़्यादा है, यानी कि y और z का जो औसत होगा उससे जो है 10 ज़्यादा होगा x का मान। तो y और z का हम औसत लिखते हैं, y और z का औसत कितना होगा y प्लस जेड बटे 2। इसमें भी जो है 10 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा x का मान मिलेगा, हमें x का मान मिलेगा। अब देखो हमें यहाँ से जो है y प्लस जेड बराबर कितना बता, अगर हम इस x को इधर भेज दें तो y प्लस जेड बराबर कितना होगा 162 माइनस x होगा, यही तो बनेगा भाई। तो मान लो हम यही रख लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 162 माइनस एक्स बटे 2 और या फिर देखो इस 2 को भी इधर गुणा कर देंगे 10 में तो प्लस हो जाएगा 20 बटे में 2 बराबर एक्स, ये होगा यहाँ पर ये एक्स है। इसको और सॉल्व कर लो, 162 में अगर आप 20 जोड़ लोगे तो हो जाएगा 182 माइनस में एक्स बराबर 2x हो जाएगा, ये 2x
और ये वाला x जा करके जोड़ लेंगे, मतलब 3x बराबर 182। यहाँ से हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, 182/3, यहाँ पर बराबर है x बराबर कितना हो जाएगा, 182/3 बन जाएगा। तो ये हमारा x का मान मिल गया। देखो आगे हमसे बोल रहा है कि y जो है y और z के औसत से 12 अधिक है, ये हमसे बोल रहा है। चलो मान लो यहाँ से पहले हम y और z का औसत निकाल लेते हैं, या y और z का मान एक साथ निकाल लेते हैं। x का मान अगर हमें 182/3 मिल गया, यहाँ पर रख दें, हमें देखो यहाँ से y प्लस जेड बराबर कितना मिल जाएगा, y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 162 माइनस 182/3, यही तो होगा। अगर इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, y प्लस जेड का मान, तो कितना होगा, 162 को आप 3 से गुणा कर दोगे, 16 3 48 मतलब 480, और 3 दूनी 6 मतलब 486 होगा। और 486 में से अगर आप 182 घटा दो, 182 घटा दो, यहाँ पे कितना बनेगा 4, और 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से जाएगा 3, मतलब ये बनेगा 304, 304/3 हो जाएगा। ये किसका मान है, ये x प्लस जेड का मान है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से निकाल लिया, सॉरी x प्लस जेड नहीं, y प्लस जेड का मान है। और हमसे लास्ट में देखो पूछा क्या गया, हमसे x और z के बीच का अंतर पूछा गया, मतलब हमें यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं z का मान तो निकालना ही पड़ेगा। अब अगर z का मान निकालना है, आप देखो क्वेश्चन में आगे हमसे क्या बोला गया, कह रहा y का जो मान है y और z के औसत से 12 जाता है। तो y और z के औसत से 12 जाता है, अगर y और z का योग ये है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 304/3 को आप 2 से डिवाइड करोगे, मतलब यहीं पर 2 भी आ जाएगा। ये हो गया y और z का औसत। इसमें अगर हम 12 और जोड़ लेंगे, तो हमें किसका मान मिलेगा, हमें मान मिल जाएगा y का। इस पूरे को आप सॉल्व कर लो, देखो 2 से मान लो इसको काट देंगे हम, 2 से अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 152, बाकी 3 को 12 से गुणा कर दो, 36 आ जाएगा, 36 को जो है 52 में जोड़ दो, 12 3 36, और 36 को 52 में जोड़ेंगे 50 30 80, और 6 86, 2 जोड़ लेंगे तो 188 बन जाएगा। ये 188/3 ये हमारा हो गया y का मान। अगर x का मान 182/3 है, y का मान 188/3 है, तो अब हमें यहाँ पर z का भी मान निकालना है, और z का मान निकालने के लिए x y का मान सीधा इसमें रख दो, बस हमें z का मान मिल जाएगा, ठीक है। x और y का मान इसमें रख दोगे तो z का मान मिल जाएगा। तो पहले आप x और y इधर जोड़ लो, क्योंकि इधर पहले जोड़ना पड़ेगा, फिर हमें z में से घटाना पड़ेगा। तो z के लिए क्या हो जाएगा 162, और माइनस x प्लस वाई, x और y को जोड़ दो, x का मान ये है, y का मान ये, दोनों जोड़ लो, 8 2 10 हो जाएगा, ये 8 8 16 हो जाएगा, और 1 17, 1 1 2 और 1 3, मतलब 370/3 आ गया। इस पूरे को आप सॉल्व कर लो, तो 162 को आप 3 से गुणा करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 16 3 48, और 3 दूनी 6 मतलब 486 बनेगा, 486 माइनस 370/3, ये z का मान है। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, सबसे पहले 8 में से 7 घटाएंगे 1, और 116/3, ये हो गया z का मान। अब हमसे x और z का अंतर पूछा गया, घटा के इसको निकाल लो। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इस वाले शिफ्ट में वैसे हमने देखा यहाँ पर जो है, जब इस वाले पूरे शिफ्ट को, तो इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े से टिपिकल टाइप के हैं। हमसे x और z का अंतर पूछा गया, देखो x का मान ये है और z का मान ये है, दोनों को घटाओ, 182/3 ज़्यादा है 116/3 से, 182 में से 116 घटा दो, ये हो जाएगा x माइनस जेड। अगर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 182/3 और माइनस 116/3, 12 में से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना बचेगा, फिर 17 बचेगा, 17 में से 11 घटाएंगे, फिर से 6 आ जाएगा /3, तो मतलब 22 हमारा आंसर होगा। 22 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है यदि P जो है Q से 15% कम है, जो P है Q से 15% कम है, यानी कि Q जो है अगर 100 होगा तो P कितना हो जाएगा, 15% कम मतलब 85 हो जाएगा। अगर इसका अनुपात निकालोगे, 5 से काट दोगे 17, ये 20, मतलब Q अगर 20 है तो P कितना है, 17 है। कह रहा है Q जो है P से कितने % अधिक है, तो ये जो 20 ये 17 से कितना ज़्यादा है, तो सबसे पहले 3 ज़्यादा है, और कितना % निकालना है, तो 17 बटे में करके 100 से गुणा कर लेंगे, मतलब ये हमारा पूरा कितना बन जाएगा 300/17%, 300/17%। अब इसको हमें पॉइंट में सॉल्व करना है, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारा पॉइंट में दिएगा। 17 से सबसे पहले एक बार लेकर के जाएंगे, 17 1 के 17 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कितना बचेगा,
13 बच जाएगा। ठीक है, 13 यहाँ पर बचेगा, 130 तो 17 सत्ते 119, मतलब सबसे पहले दशमलव से पहले तो 17 आएगा। ठीक है, तो हमारा केवल चौथे ऑप्शन में दिया गया। देखो यहाँ पर भी ये दशमलव रहा होगा, बट इससे हमें वैसे कोई मतलब भी नहीं है। तो हमारा चौथा ऑप्शन जो है 17.64% जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि 17 बार जा ही रहा है, दशमलव बाद में अब जो भी आएगा, ठीक है, तो 64 ही आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन से भी जो है आप लोग हेल्प लिया करो। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है अविनाश जो है, एक मिनट, अविनाश जो है विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन जो है बना सकता है। अविनाश के बारे में बोला जा रहा है, ये विपिन से जो है 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है। मतलब विपिन की क्षमता अगर 1 है तो अविनाश की क्षमता 11 हो जाएगी। ये तो इनकी क्षमता हो गई। उसके बाद में क्या क्या कर रहा है, और जो है मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। 100 दिन कम का मतलब क्या हो जाएगा कि विपिन को अगर x दिन लगता है तो अविनाश को कितना लगेगा, x में से 100 दिन कम लगेंगे, यानी कि x माइनस 100 दिन लगेंगे। तो उसके बाद में फिर कह रहा है कि अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर काम को कितने दिनों में मतलब कि तौर पर मशीन को कितने दिन में बना सकते हैं। मतलब हमें x माइनस 100 और x का मान बताना है। सिंपल सा ये लॉजिक है। देखो यहाँ पर ये क्षमता ऊपर है, नीचे दिन है, इसको गुणा करोगे तो हमें कार्य मिलेगा। 11 को इधर गुणा करवा दो तो ये बन जाएगा 11x माइनस 1100। इधर भी जो है इसकी क्षमता से दिन को गुणा करवाएंगे तो हमें कार्य मिलेगा, मतलब x, ये दोनों हो जाएंगे बराबर। इस x को इधर ले आओ, 1100 को इधर ले जाओ, 11x में से वाला x घटाएंगे तो बनेगा 10x, और बराबर ही हो जाएगा 1100, बराबर ही होगा 1100 होगा। x का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। x का मान 110 होने का मतलब क्या है कि विपिन को ये वाला काम करने में 110 दिन लगेंगे। अगर विपिन को काम करने में 110 दिन लगेंगे तो यहाँ पर 110 में से 100 घटाओगे तो इधर कितना आएगा, 10 दिन आएगा। मतलब अविनाश को जो है काम करने में 10 दिन और विपिन को काम करने में 110 दिन। 10 और 110 हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है कि 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए, देखो ये मूलधन है और 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ये हमें बताना है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है संयोजित हो रहा है। मतलब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, 16% रेट है। रेट तो भाई थोड़ी सी टिपिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो 16% का मतलब कितना होता है, 16% का मतलब हो जाएगा 16/100। 16/100 को सॉल्व करोगे तो 4 चौक 16 और 25 चौक 100, मतलब 4/25 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो P और A का अगर हमें अनुपात निकालना है तो P कितना होगा, 25 रुपये होगा, तो A अमाउंट कितना होगा, 25 में 4 जुड़ करके 29 रुपये हो जाएगा। 3 साल की बात कर रहा है तो दोनों पर पावर यानी कि पावर 3 लगा दो, इसको सॉल्व कर लो। 25 की पावर 3 का मान होता है 15,625। उसके अंदर 29 की पावर 3, इसको आप भी मल्टीप्लाई कर लोगे। वैसे 29 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 841 हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर से उसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो पूरा आएगा, एक मिनट, ये क्वेश्चन कैसे ऊपर नीचे हो रहा है भाई, क्वेश्चन कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, चलो 29 का हम क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 24,389 आ जाएगा। ठीक है, 24,389 बन जाएगा। अब देखो ये हमारा मूलधन है, ये मिश्रधन है, दोनों का जो अंतर होगा वही हमारी ब्याज होगी। तो इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटाओगे जो आएगा वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। घटाने पर आएगा 8,764। तो ये तो हमारा ब्याज है नहीं, क्योंकि 15,625 भी मूलधन भी नहीं है। मूलधन हमारा कितना दिया गया है, 72,000 दिया गया है। तो इस 15,625 को आपको जो है 72,000 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालोगे, मतलब पूरे 72,000 को 15,625 से भाग कर दोगे। 15,625 से 72,000 को भाग करेंगे तो ये 4.608 आ जाएगा। ठीक है, भाग करना पड़ेगा आपको, कर लेना। 1 का मान ये आ गया। अब हमारा मूलधन ये ब्याज ये है, तो इसका मान निकालना 8764 का मान निकालना है। 8764 का मान निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या कर लो, 8764 गुणे 4.608 कर दो, 4.608 कर दो। इस पूरे को अगर आप गुणा करोगे तो ये हमारा मिल जाएगा 40,384.512, यानी 512 ये मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया, दूसरे ऑप्शन में। लास्ट का 2 नहीं दिया गया क्योंकि 2 ही डिजिट यहाँ पर दी गई है। तो 40,384.51 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो टिपिकल था भाई थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन है क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत 29 है। तो डी और ई का जो है औसत क्या है ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, जितनी संख्या है सबको जोड़ के और उतने मतलब जितनी संख्या है उतने से भाग करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 29 मिलेगा, ये हमसे बोल रहा है। तो अगर मान लो देखो इन सबको हम जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ेंगे, देखो 4, 8, 12, 12, 7, 19 और 19 के साथ में 3 जोड़ेंगे तो 22। उसके बाद में फिर बाकी 2 बचा है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 मतलब 102 हो गया। और प्लस के साथ में यहाँ पर क्या है, डी और ई है। इनका जो औसत है, इनका जो औसत है वो कितना है, 29 है। उनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितनी संख्या देखो, यहाँ पर 3 और 3 6 संख्याएं हैं, तो 29 को 6 से गुणा कर लो, तो ये हमारा क्या हो गया, इनका योग हो गया। अब यहाँ से अगर हमें डी प्लस ई का मान निकालना है, यहाँ पर क्या करो, 29 को 6 से गुणा करके 102 घटा दो, 29 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 छक 18, 180। और उसके बाद में फिर 180 में से यहाँ पर 6 घटा देंगे, 180 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 184 मिल जाएगा। तो 184 नहीं, 174 मिलेगा। और ये 102 ले जाके इधर से घटा दो, 174 में से 102 घटाएंगे तो डी प्लस ई का योग हमें कितना मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। और हमसे इनका औसत पूछेगा, 2 संख्याएं हैं तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ बस, तो ये हमारा कितना मिलेगा, 72/2 यानी कि 36। तो डी और ई का औसत कितना हो जाएगा, 36। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है आंसर होगा इसका। इसके बाद में फिर अगला हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे यहाँ पर करा, साधारण ब्याज पर जो है एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 मतलब 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर 2.5 साल का जो अमाउंट है इतना है और 1 साल का अमाउंट इतना है। अगर इन दोनों में देखो समय का डिफरेंस कितना है, 1 साल और 2.5 साल, मतलब समय का डिफरेंस कितना है, 1.5 साल का है, मतलब 3/2 साल का है। 1.5 साल मतलब क्या होता है, 3/2 साल। और मिश्रधन में कितने का डिफरेंस है, 1060 और 1000 मतलब 60 रुपये का डिफरेंस है। कहने का मतलब कि 1.5 साल में जो ब्याज मिल रही है वो 60 रुपये मिल रही है। तो 1 साल का ब्याज निकाल लो, 3 यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा 20 और 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब 1 साल को जो ब्याज है वो 40 रुपये। 1 साल का ब्याज अगर 40 रुपये है, देखो 1 साल बाद मिश्रधन अगर इतना हो रहा है तो 1000 में से मतलब 40 घटाओगे तो मूलधन हमें मिल जाएगा। देखो मूलधन कितना होगा, फिर 1000 में से 40 घटाओगे तो 960 रुपये, ये मूलधन है। और इस मूलधन पर 40 रुपये ब्याज मिल रहा है 1 साल में। तो 1 साल में अगर मिल रहा है तो रेट निकालने, सीधा 100 से गुणा करके रेट निकाल लो। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो मान लो 1 0 काट दो, बाकी 4 से यहाँ पर काट दो, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, अब 24 में भी मान लो 4 से इसको काट देते हैं, 4 संग 24, 4 से काटेंगे 4 संग 24 और 4 से काटेंगे 25, मतलब हमारा बन गया 25/6%। 25/6 को आप सॉल्व करोगे, 6 चौको 24, 4 बार तो जाएगा ही और 4 बार जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब आगे से हम चाहे डिवाइड करें चाहे ना डिवाइड करें, 4.17% फिर हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। तो ये 19 क्वेश्चन था। इसके बाद में फिर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का। 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से जो है तय की जाती है। यदि इस दूरी की 2 गुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है। देखो पहले कोई निश्चित दूरी थी तो उसको हम मान लेते हैं कि दूरी x थी और चाल जो है y थी, तो समय कितना लगता है x/y, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो ये हो गया हमारा टाइम। आगे हमसे कह रहा है यदि इस दूरी की 2 गुनी दूरी, मतलब इस बार दूरी कितनी हो गई, 2x हो गई। उसके बाद में कह रहा है इसको 6 गुना समय में तय करना है, तो दोनों चालों का अनुपात, मतलब इस बार जो है कोई चाल होगी तो चाल इस बार मान लो हम z मान लेते हैं, इस बार की चाल हम z मान लेते हैं। इस बार समय कितना लगेगा, इस वाले समय का 6 गुना, मतलब कि 6 गुणे x/y। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को भी काट दो तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया, तो इस y को इधर ले जाओ, तो मतलब y/z बराबर क्या हो जाएगा, 3/1। तो y अनुपात z अगर हम निकालेंगे तो 3/1 आएगा। तो हमसे वैसे पूछे क्या गया, दोनों चालों का अनुपात, तो यहाँ पर कोई भी चाल को जो है पहले या बाद में नहीं लिखा है। ठीक है, पहले या बाद में नहीं लिखा कि पहले वाली मतलब छोटी चाल पहले रहेगी या बड़ी चाल पहले रहेगी, कुछ भी। तो 3/1 या 1/3, तो हमारा दूसरा ऑप्शन वैसे 3/1 का ही मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर जो है ऐसी कंडीशन में जब हमें यहाँ पर ये इंडिकेट नहीं करता है कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, तो दोनों हमें ऑप्शन में जो है देते भी नहीं। जैसे यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन में 3/1 और 1/3 दोनों नहीं है इस वाले क्वेश्चन में भी। ठीक,
कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था 20 नंबर का, क्योंकि एक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो हमने जो है यहाँ पर आज आपको 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट भी करवा दिया है। तो अभी तक कितने हो गए हैं? अभी तक मुझे लग रहा है कि 20, 21 और 22, तो 12 और 2 14 सेट आपके हो चुके हैं। 14 सेट में आपने किया कितना क्वेश्चन? 280 क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आप लोग को याद कितना है। ठीक है, याद होने का मतलब क्या कि आप लोगों ने जो है उस सारे क्वेश्चन जो है क्या पेपर पर सॉल्व किए हैं? क्या पेपर आपके पास में है? ठीक है, अगर है आप लोग कमेंट करके बताओगे हाँ हम लोगों ने जो है कॉपी या पेन पेपर से जो है सॉल्व किया है। मेरे पास में जिस कॉपी पे हमने सॉल्व किया है वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर मन करेगा, मतलब मेरा किसी दिन टेस्ट टाइप का आपका लेना होगा, या जैसे होता नहीं कि स्कूल में कॉपी चेक होती है, तो उस टाइप से आप लोगों को जो है हम मतलब आप लोगों से ये भी नोट्स आपकी मंगवा सकते हैं कि आप अपनी फ़ोटो जो है नोट्स की मतलब फ़ोटो खींच करके जो है भेजोगे मुझे कि हाँ आप लोगों ने सॉल्व किया है सच में या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों को वही वाली पूरी फीलिंग आएगी जो आप ऑफलाइन कोचिंग में जो है करते हो। ऑफलाइन क्लासेस में जो है जो आपको फील आता है, सेम वही फील जो है हम यहाँ पर भी आपको देने का प्रयास करेंगे। बाकी आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।